साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज की कहानी झारखंड के सिंहभूमि इलाके की। एक तहसील है यहाँ पे घाटशिला। देश भर में कॉपर फैक्ट्री की वजह से ये फेमस है और कॉपर फैक्ट्री होने की वजह से वहां पे एक वर्कर्स कॉलोनी भी बनाई गई और उसी कॉलोनी में एक हॉस्पिटल भी था। ये 1979 की बात है और उस हॉस्पिटल में उस समय तैनात हुआ एक डॉक्टर जिसका नाम था प्रभाकरण। उसकी वाइफ डॉक्टर शांति भी उसी अस्पताल में तैनात थी। मियाँ बीवी अस्पताल में रहते थे तो उन्हें एक बंगला भी मिल गया था अस्पताल के उसी प्रांगण में। डॉक्टर प्रभाकरण जो था वो शक्ल सूरत और व्यवहार में जितना असभ्य था उतना ही बदतमीज, उतना ही क्रूर। जबकि उसके अपोजिट डॉक्टर शांति अपने नाम के अनुरूप ही एकदम शांत स्वभाव की। 2 बच्चे थे उनके, एक बेटा और एक बेटी। दोनों कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। अब चूंकि डॉक्टर प्रभाकरण असभ्य तो था ही, लेकिन दिलफेंक भी था। अस्पताल की कोई भी डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी हो, कोशिश यही करता था किसी तरीके से प्रेम की गाड़ी आगे चल जाए। कॉलोनी छोटी सी, जगह छोटी सी, तो सबका ये बात सबको पता थी। और डॉक्टर शांति को इन गलत हरकतों की वजह से अक्सर लोगों की चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो क्लब वगैरह में जो मुंहफट अफसर थे वो बोल देते थे, अरे भाभी जी, डॉक्टर साहब पर नकेल डाल के रखिए। इतनी काबिल और खूबसूरत पत्नी होते हुए भी पता नहीं किस किस नाले का पानी पीते रहते हैं, बताइए। अब ऐसे मीठे कड़वे अनुभवों के बीच में जिंदगी गुजर रही थी। तभी डॉक्टर शांति के जिंदगी में तूफान बनकर आई हेमा। हेमा जो थी वो डॉक्टर प्रभाकरण के दूर के रिश्ते की जो एक बहन थी, उनकी बेटी थी और उसकी नियुक्ति टाटा मेन हॉस्पिटल जो टाटा नगर में था वहां पे हुई। और डॉक्टर प्रभाकरण को हेमा पहले से जानती थी और चूंकि उनके शादी वादी की बात चल रही थी तो घरेलू मामला था। अब हेमा चूंकि उसका टाटा नगर में जो है वहां पे हो गया और डॉक्टर प्रभाकरण कहाँ था, यहाँ मऊ भंडार में जो हॉस्पिटल था। अब चूंकि यहाँ जो जो सीरियस मरीज थे वो टाटा नगर भेजे जाते थे जो 30 से 35 किलोमीटर दूर था, और मऊ भंडार में जो है प्रभाकरण, टाटा नगर में जो है वो हेमा। अब चूंकि सैटरडे संडे पड़ता था, सैटरडे संडे को यहाँ से नर्स जाती थी, वहां जाती थी टाटा हॉस्पिटल, तो भैया हेमा जो है वो शनिवार को टाटा नगर से मऊ भंडार आ जाती थी और प्रभाकरण के घर में रुकती थी और टाटा नगर मंडे को लौट जाती थी। अब डॉक्टर प्रभाकरण के बंगले पर, मतलब वो रंगीन मिजाज आदमी, वो हमेशा कोशिश करता था कि उसकी बीवी जो थी डॉक्टर शांति वो चली जाए, उसके बाद वो हेमा के साथ कुछ गुल खिला सके, और हो भी गया। एक दिन हेमा और डॉक्टर प्रभाकरण ने जमकर मजे किए, शारीरिक संबंध बन गया। अब हेमा के बारे में डॉक्टर शांति को पता चलने लगा। पति के फितरत से भी वो वाकिफ थी, चाह कर भी वो कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि हेमा, आपको बताया, घरेलू पक्ष की बात थी। तो हेमा और प्रभाकरण की कहानियां डॉक्टर शांति को बहुत परेशान करने लगी। हुआ क्या कि डॉक्टर प्रभाकरण जो था वो अपनी पत्नी को, मतलब इस तरीके से जो है वो रखता था कि वो अपनी पत्नी को ही कुछ नशे वशे की चीजें मिलाकर देता था जिससे वो सो जाए और घर में जो है वो उसके साथ काम क्रिया में लग गए। झगड़े होने लगे, बाहर तक आवाजें आने लगी, मतलब सर्वेंट क्वार्टर में जो भी नौकर वोकर रहते थे सब चटकारे लेने लगे। हेमा के, डॉक्टर शांति के साथ सबका सहानुभूति था, लेकिन हेमा की बातें बाहर जो है बहुत निकल के जा रही थी। अचानक डॉक्टर शांति का ट्रांसफर हो गया खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट में। महीने भर के अंदर डॉक्टर शांति अपने दोनों बच्चों के साथ खेतड़ी चली गई और वहां का जो वर्कर्स हॉस्पिटल था वो ज्वाइन कर लिया। अब शांति चली गई तो डॉक्टर प्रभाकरण को लगा कि हेमा के साथ वो सब मजे में रहेगा। हेमा को भी यही लगा। अब वो टाटा अस्पताल के हॉस्टल में रहती थी, वो छोड़कर मऊ भंडार आ गई और सीधे इनके घर में ही रहने लगी और इनके घर से वो टाटा नगर जाने लगी और वो दिन भर पति पत्नी की तरह रहते थे और इस बात का सबको पता था। अब डॉक्टर शांति की जगह पर एक नई डॉक्टर आई ऑफ स्कूल में, मधु करकेट्टा, डॉक्टर मधु करकेट्टा, बहुत सुंदर। अब प्रभाकरण ने जैसे ही मधु करकेट्टा को देखा उसका दिल डोलने लगा। हेमा को जब ये बात पता चली तो वो नागिन की तरफ फूंफाने लगी। उसने बहुत झगड़ा किया और उस झगड़े की आवाज सर्वेंट क्वार्टर तक जाती थी।
अब मऊ भंडार हॉस्पिटल में हेमा की नियुक्ति निश्चित हो गई थी कि वो वहां आ जाएगी। लेकिन अचानक एक दिन हेमा केरल चली गई और केरल में उसको अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी। ये बात प्रभाकरण ने लोगों को खुद ही बता दिया कि भैया हेमा 1 महीने केरल चली गई है। और अब 1 महीने बाद जो हेमा का भाई था और पिता थे, वो केरल से मऊ भंडार आए हेमा को ले जाने। प्रभाकरण ने कहा भैया मैं तो 1 महीने पहले ही उसको ट्रेन पे बैठा दिया था, वो तो केरल कब की पहुंच गई होगी। तो उसके पिता ने कहा नहीं भाई, वो केरल नहीं आई है और ना ही उसने बताया कि उसकी कहीं नौकरी वोकरी लगने वाली है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। अब ये बात जब सामने आई तो प्रभाकरण ने फिर से यही बात दोहराई कि मैंने ट्रेन में बिठाया और रास्ते में कैसे गायब हो गई, मतलब कहाँ चली गई। और सब लोग इधर उधर सच्ची झूठी कहानियां, उन कहानियों को सब लोग चटकारे लेके करने लगे, पढ़ने लगे। भाई बहुत ढूंढा गया। 2 दिनों तक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, नर्स थे, सब हेमा के बारे में सबसे पूछताछ की गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि 1 महीने से हेमा कहीं दिखी हो, कहीं नहीं दिखी। और वहीं प्रभाकरण बता रहा था कि हेमा को जो है हमने वहां पे केरल के ट्रेन में बैठा दिया था। अब केरल पुलिस को जो है ये एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ, तो वो मऊ भंडार पहुंची और उसने डॉक्टर प्रभाकरण और डॉक्टर करकेट्टा के साथ बातचीत की। और उसके बाद फिर जो है बातचीत करने के बाद पता वता लगा के फिर वापस चली गई। फिर कुछ दिनों बाद वापस वो आई और वापस उसने हेमा के बारे में डॉक्टर प्रभाकरण से पूछा। उसने फिर वही दोहराया कि भैया मुझे नहीं पता, मैंने गाड़ी पे चढ़ा दिया था। अब प्रभाकरण की मुश्किल तब बढ़ी जब वहां बारिश हुई। स्वर्ण रेखा नदी है वहां पे, आप गूगल कर लीजिएगा। स्वर्ण रेखा नदी में उस समय 1979 में भयंकर बारिश हुई और भयंकर पानी आया। कॉपर फैक्ट्री के गेट तक पानी आ गया, पूरी कॉलोनी जलमग्न। बहुत सारे मरे हुए जानवरों की लाशें बहकर आ गईं। मतलब बदबू के कारण नाक बंद करना भी सबके लिए एकदम बहुत मुश्किल होने लगी। प्रभाकरण के घर से तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। केरला पुलिस सादे कपड़ों में मऊ भंडार पहुंची हुई थी और उसने हॉस्पिटल में जब प्रभाकरण को घेरा तो सबकी मौजूदगी में प्रभाकरण के बंगले की तलाशी लेने की बात की गई। जैसे ही लोग वहां पहुंचे, दुर्गंध इतनी कि सबको अपनी नाक पे रुमाल रखना पड़ा। कमरे के अंदर एक टीन का बक्सा रखा हुआ था और उस बक्से से जो पानी बहकर आंगन से निकलकर नाली में मिल रहा था, उसमें जो बदबू थी, बाप रे बाप। जैसे पुलिस ने वो बक्सा खोला, रूह कांप उठी। बक्से में टुकड़े में कटी हुई हेमा की लाश नमक और एसिड के साथ रखी हुई थी। थोड़ा सा उस बक्से को हिलाया गया ना तो उसके चेहरे का सारा चेहरा गलकर उस बक्से में पिघल गया। अब सबूत भी थे, पुलिस भी थी। प्रभाकरण को लेकर जमशेदपुर के टाटा हॉस्पिटल के पास में टाटा पुलिस स्टेशन पहुंचती है पुलिस, और वहां पे जब उसने अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा को बताया, सब सुनकर हैरान रह गए। प्रभाकरण ने गर्भवती हेमा, जी हाँ, जल्द ही उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, प्रभाकरण पर वो दबाव डाल रही थी कि उससे शादी करे। लेकिन प्रभाकरण अपनी पत्नी डॉक्टर शांति की तरह हेमा को भी किनारे लगा रहा था और डॉक्टर करकेट्टा के साथ रंगरलियां मना रहा था। एक दिन हेमा जल्दी घर आ गई। उसने डॉक्टर मधु करकेट्टा को अपने प्रभाकरण के साथ में गले से गले मिलते हुए देख लिया और फिर वो प्रभाकरण के ऊपर कूद पड़ी। मुझे शांति मत समझना, तुम्हारी रंगरलियों की वजह से बुज़दिल की तरह मैं मुंह छिपाकर नहीं चली जाऊंगी। केरल से माँ और नानी को बुलाकर पूरे मऊ भंडार के लोगों के सामने तुम्हारी अय्याशी के परिणाम के बारे में बताऊंगी। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। उस समय सॉरी सॉरी करते हुए, हेमा से माफी मांगते हुए, जल्दी से शादी की बात करते हुए प्रभाकरण ने सारा मामला वहां पे दबा दिया। 2 हफ्ते बाद एक रात उसने हेमा को कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा मिलाई, पिला दी और रात में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब प्रभाकरण ने मार तो दिया, अब ठिकाने कैसे लगाना है। उसने ऑपरेशन थिएटर से तेज धार वाले जितने भी औजार थे सब ले आया और हेमा के लाश के टुकड़े किए, एक बक्से में नमक और एसिड डाला और हेमा की लाश को बाकायदा करीने से लगाया। अकेले नहीं किया ये काम, उसने मधु करकेट्टा के साथ मिलकर ये काम किया। सोचिए, एक महिला डॉक्टर ने भी पूरा साथ दिया। प्रभाकरण के बंगले की नाली से बदबूदार पानी निकलने पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर घर में एक लाश पड़ी हुई है महीनों से। पुलिस
हेमा के पिता और भाई को टाटा नगर लेके आती है, पूरी घटना के बारे में बताती है और हेमा के लाश के टुकड़े सौंप दिए जाते हैं। रोता बिलखता परिवार केरल में ही अंत्येष्टि करना चाहता था, लेकिन ले नहीं जा सका और वहीं टाटा नगर में उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है। हेमा को रिश्तों में बेवफाई की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो वो किसी ने बहुत सच कहा है कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं। शांति और उसके बच्चे का अधिकार छीनने की कीमत हेमा को जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस कस्टडी में प्रभाकरण को केरल ले जाया गया, वहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये एक ऐसी कहानी है जो जब भी कोई सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी तमाम कहानियों को सुनने के लिए आप खुल के ऐप डाउनलोड कीजिए, फॉलो कीजिए क्राइम फाइल्स। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आज बस इतना ही। जय हिंद।